नमस्कार, मैं शैलेंद्र कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो है हम लोग समझेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 जो है आपका विलियन है, विलियन का लेक्चर नंबर 2। और इस लेक्चर में जो है हम लोग समझेंगे नॉर्मलता क्या होती है, फॉर्मलता क्या होती है, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध समझेंगे, एन फैक्टर क्या है, तुल्यांकी भार क्या है और तुल्यांक अवधारणा, फार्मूल द्रव्यमान क्या है, ऑब्जर्वेटिव मास क्या है, इन सभी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से थोड़ी सी गुजारिश है, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें, और सबसे मेन बात चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूँ, यदि आप विधिवत रूप से, मैं प्रत्येक वीडियो में कहता हूँ, यदि आप विधिवत रूप से कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी से जुड़ जाइएगा। जो स्टूडेंट मुझसे जुड़े हैं उन्हें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, वो आराम से क्रैक करते हुए जा रहे हैं। प्रत्येक कोर्स को अपने आप नोट्स बना रहे हैं, नोट्स से रिटर्न नोट्स यहाँ से प्रोवाइड हो रहे हैं, वो भी निःशुल्क प्रोवाइड हो रहे हैं नोट्स। और इसके साथ ही साथ बहुत सी चीज़ें आपको हम यहाँ से मॉक टेस्ट भी बहुत जल्दी अवेलेबल करवाएंगे। और मेन बात तो ये है, यदि आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं, ये पहले आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इससे पहले आपको मैं कहूँगा पहली वीडियो जरूर देखिएगा कर, क्योंकि जब तक आप पहली वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको ये दूसरी वीडियो समझ में आने वाली नहीं है। क्योंकि पहली वीडियो में मैंने विलियन को विधिवत रूप से बताया है, विलियन की सांद्रता, इन सभी चीज़ों के जो है मैं डीपली डिस्कस कर चुका हूँ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। नॉर्मलता क्या होती है, यानी नॉर्मलिटी, यानी नॉर्मलता है तो क्या है नॉर्मलता। नॉर्मलता यानी नॉर्मलता क्या है। तो सबसे पहले नॉर्मलता होती क्या है। तो नॉर्मलता की बात की जाए तो जैसे हमने मोलरता में क्या समझा था, मोलरता में मैंने आपको बताया था 1 लीटर विलियन में विलय मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलियन में विलय मोलों की संख्या को हम लोग मोलरता कहते हैं, ये हमने बताया था मोलरता में। परंतु यहाँ पर नॉर्मलता में क्या होता है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के तुल्यांकों की संख्या को, उपस्थित तुल्यांकों की संख्या को हम क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। तो इसकी पहले डिफिनेशन लिखें और फिर मैं एक एक चीज को विधिवत रूप से समझाऊंगा। तो पहले नॉर्मलता क्या होती है, 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं, क्या कहलाती है नॉर्मलता। और इससे जो हम लोग डिनोट करते हैं, इससे जो डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से, इसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के तुल्यांकों की संख्या, उसमें क्या था, मोलों की संख्या, और इसमें है तुल्यांकों की संख्या। तो विलय, 1 लीटर विलियन में विलय मोलों की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, 1 लीटर विलियन में विलय मोलों की संख्या ही कहलाती है हमारी क्या, नॉर्मलता। और नॉर्मलता को हम लोग डिनोट करते हैं एस से। नॉर्मलता को किससे डिनोट करते हैं, एन से। नॉर्मलता को एन से प्रदर्शित करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता को जो प्रदर्शित किया जाता है वो एन से प्रदर्शित किया जाता है। तो जो एन बराबर, यानी नॉर्मलता, एन बराबर जो फार्मूला बनेगा हमारा, नॉर्मलता एन बराबर जो हमारा फार्मूला बनेगा, उससे हम कहेंगे तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या, और जिससे डिनोट किया जाता है इक्विवेलेंट नंबर, यानी तुल्यांकों की संख्या। और अपान होता है विलियन का आयतन, किसमें, लीटर में। विलियन का आयतन, विलियन का आयतन होता है किसमें, वॉल्यूम इन
लीटर। तो n बराबर जो फाइनल फार्मूला प्राप्त होता है EQ/VL। अब ये EQ क्या है? तुल्यांकों की संख्या। तो तुल्यांकों की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे? तो मैं आपको बता दूं, तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए देखा जाए जो है माप तोल की दो अवधारणाएं हैं। रासायनिक विज्ञान में माप तोल की दो अवधारणाएं हैं, एक है मोल अवधारणा और एक है तुल्यांक अवधारणा। यानी रसायन विज्ञान में देखा जाए तो माप तोल की दो अवधारणाएं हैं। एक है हमारी कौन सी अवधारणा? एक अवधारणा है मोल अवधारणा, मोल अवधारणा, और दूसरी अवधारणा है तुल्यांक अवधारणा। तो मोल अवधारणा में क्या कैलकुलेट किया जाता है? मोलर द्रव्यमान। मोल अवधारणा में आता है हमारा मोलर द्रव्यमान। और तुल्यांक अवधारणा में क्या आता है? तुल्यांक अवधारणा में आता है तुल्यांकी भार या तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार आता है। तो सबसे पहले बात आती है तुल्यांकी भार, और हम निकालनी क्या है? हमें तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या। इसे आप लोग विधिवत रूप से समझें, क्योंकि तभी आपको ये चीज समझ में आएगी। यदि आप इसे नहीं समझ रहे हैं तो आपको ये चीज समझ में नहीं आने वाली, ध्यान रखें। अब तुल्यांकों की संख्या यानी इससे हम लोग EQ से डिनोट करते हैं, EQ से। और तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है भार बटे तुल्यांकी भार, भार बटे तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। यानी जो फाइनल फार्मूला EQ बराबर यहां से निकलेगा, EQ बराबर निकलेगा भार यानी W, और तुल्यांकी द्रव्यमान को जो है हम लोग लिखते हैं इक्विवेलेंट मास यानी EM, इसे लिखते हैं EM से। अब बात आती है तुल्यांकी भार। तो हम तुल्यांकों की संख्या तो निकाल सकते हैं, परंतु तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ने वाली है, वो किसकी जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले जो जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पर तुल्यांकी भार की। तो तुल्यांकी द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है? तुल्यांकी द्रव्यमान। अब हमें तुल्यांकी द्रव्यमान निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो तुल्यांकी द्रव्यमान के लिए फार्मूला होता है, ऊपर लिखते हैं मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, और नीचे लिखते हैं एन फैक्टर, एन फैक्टर। यानी कहीं पर भी यदि हमें, सबसे पहले आप समझें इस चीज को विधिवत रूप से। मैंने क्या बताया? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के तुल्यांकों की संख्या, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के तुल्यांकों की संख्या ही क्या कहलाती है? हमारी नॉर्मलता कहलाती है। और इससे हम डिनोट करते हैं एन से, जो कि हमारा कैपिटल एन है, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो नॉर्मलता एन बराबर हो जाता है तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या, इससे डिनोट करते हैं EQ से, इससे जो डिनोट किया जाता है EQ से। फिर बिलियन का आयतन यानी लीटर में, तो n बराबर EQ/VL, EQ/VL बचा। अब हमें सबसे पहले तुल्यांकों की संख्या, भाई आयतन तो दिया होगा, तुल्यांकों की संख्या यदि नहीं दे रखी है, कुछ और चीजें दे रखी हैं, तो हम कैसे निकालेंगे? तो तुल्यांकों की संख्या के लिए एक फार्मूला होता है, ये आप लोग किसी साइड में एक डिब्बे में उसके नीचे लिखिएगा और एक बॉक्स में बंद कर देना इसे, ठीक है? इसे बॉक्स में क्या कर देना? बंद कर देना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इसी से आप लोगों को ये सभी चीजें समझ में आने वाली हैं। अब तुल्यांकों की संख्या, तो सबसे पहले तुल्यांकी भार, तो हमें तुल्यांकी भार मान लेते हैं, इसे EM से डिनोट करते हैं, परंतु हमें तुल्यांकी भार से पहले हमें तुल्यांकों की संख्या चाहिए। तो तुल्यांकों की संख्या बराबर फार्मूला होता है भार बटे तुल्यांकी भार। तो भार बटे तुल्यांकी भार। अब बात आती है तुल्यांकी भार, भाई क्योंकि भार तो हमारे पास होगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आयतन मिल गया था, यहाँ पर भैया तुल्यांकी भार को निकाल, तुल्यांकों की संख्या को निकालने के लिए हमें भार चाहिए और तुल्यांकी भार चाहिए। भार तो मिल जाएगा, परंतु तुल्यांकी भार हम कहाँ से लाएंगे? तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए भी एक फार्मूला है। तो तुल्यांकी भार यानी तुल्यांकी द्रव्यमान निकालने के लिए फार्मूला होता है मोलर द्रव्यमान बटे एन फैक्टर, मोलर द्रव्यमान बटे एन फैक्टर। यानी तुल्यांकी द्रव्यमान यानी जो EM बराबर होता है, EM बराबर होता है मोलर द्रव्यमान यानी M, और अपान होता है एन फैक्टर, एन फैक्टर। ये तो हुआ तुल्यांकी द्रव्यमान, ये तो हमारा हुआ तुल्यांकी द्रव्यमान। अब और चीज समझिए, ये तो हमारा तुल्यांकी द्रव्यमान तो मिल गया। अब हमें तुल्यांकी द्रव्यमान मिल गया, परंतु निकालना क्या है? हमें निकालना है, मैं थोड़े से रफ करता हूँ विधिवत रूप से, दोबारा फिर लिखता हूँ इसे, दोबारा फिर लिखता हूँ इसे, क्योंकि समझना है तो अच्छी तरीके से समझे इसे। मैंने क्या बताया?
सबसे पहले हमें चाहिए तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या। और मैंने क्या होता है, तुल्यांकों की संख्या को हम लोग ई क्यू से डिनोट करते हैं। तो तुल्यांकों की संख्या ई क्यू बराबर होता क्या है, तुल्यांकों की संख्या ई क्यू बराबर होता है भार बटे तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। अब बात आती है, भार को हम लोग डिनोट करते हैं W से यानी वेट, और तुल्यांकी भार को इक्विवेलेंट मास यानी EM से डिनोट करते हैं। भाई तुल्यांकी भार तो हमें मिल जाएगा, पर अब हमें निकालना क्या है, तुल्यांकी भार। ये हमें क्या निकालना है, तुल्यांकी भार। यानी जो फाइनल हमारा फार्मूला बनकर आया वो EQ बराबर जो आया, EQ बराबर W/EM, W/EM आया। और जहाँ EM हमारा क्या है, तुल्यांकी भार है, EM क्या है हमारा, तुल्यांकी भार है। तो हमें तुल्यांकी भार भी चाहिए। तो सबसे पहले तुल्यांकी भार निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, तुल्यांकी भार बराबर फार्मूला होता है हमारा मोलर द्रव्यमान, मोलर यानी किसी भी तत्व का मोलर द्रव्यमान लिखेंगे, मोलर द्रव्यमान, और बटे लिखेंगे हम एन फैक्टर, एन फैक्टर। अब मैं अभी एन फैक्टर को बताऊंगा एन फैक्टर क्या होता है। कुछ समय के लिए आप लोग इसे रट लें जब तक के लिए, क्योंकि इसका बहुत डीपली चीजें हैं, यहाँ पर समझाऊंगा अभी तुरंत मैं इसके आगे, क्योंकि पहले इसे समझते हैं उसके बाद हम समझ पाएंगे। अब देखें एन फैक्टर, तो इसका मतलब यानी तुल्यांकी भार यानी EM बराबर, जो हमें EM बराबर मिल गया वो क्या मिला, यम अपान एन फैक्टर, MM अपान एन फैक्टर, ये मिल गया। अब हमें ये भाई किसका मान मिला है, यही जो हमें मान मिला है EM बराबर मिला है, यानी EM बराबर क्या निकला है, MM बाई एन फैक्टर निकला है, एन फैक्टर निकला है, ये हमारा MM बाई एन फैक्टर निकला है। अब देखें इसी मान को, EM के मान को यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें। EM का मान यानी EQ यानी तुल्यांकों की संख्या बराबर है W/EM, और EM का मान दे रखा है M बाई एन फैक्टर, एन फैक्टर, MM बाई एन फैक्टर दे रखा है। तो यहाँ से एन फैक्टर क्या होगा हमारा, ऊपर चला जाएगा। तो तुल्यांकों की संख्या इक्विवेलेंट नंबर जो आएगा W इंटू एन फैक्टर आ जाएगा, एन फैक्टर अपान आ जाएगा हमारा, अपान जो आएगा मोलर द्रव्यमान, मोलर मास यानी मोलर मास आ जाएगा, यानी मोलर द्रव्यमान। ये तुल्यांकों की संख्या और फार्मूला में क्या मिल गया, यानी तुल्यांकों की संख्या और जो फार्मूला मिला, तुल्यांकों की संख्या बराबर जो हमें सुंदर सा फार्मूला मिला है वो हमारा है W इंटू एन फैक्टर अपान क्या मिल गया भैया, मोलर मास यानी मोलर द्रव्यमान। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमें क्या मिल गया, मोलर मास मिल गया। अब देखें यही EQ का, यानी ये EQ का नंबर, ये जो है ये वैल्यू किसकी में प्राप्त हुई है, EQ की। और ये सभी चीजें आप इसे चाहें तो डिब्बे हाँ लिखना, इससे जो है एक कोष्टक में बंद करके लिखना। और अब हमें क्या रखना है, इसे मान लेते हैं समीकरण 1 है, और ये मान लेते हैं ये तो तुल्यांकों की संख्या EQ का मान मिल गया। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 में EQ का मान रखने पर, समीकरण 1 में EQ का मान रखने पर मैं यहां पर लिख रहा हूं समीकरण 1 में EQ का मान रखने पर। तो भैया n बराबर यानी नॉर्मलता जो निकली है, EQ का मान दे रखा है W इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर अपान MM, अपान क्या है भैया हमारा MM कहें तो मोलर मास MM। ये तो EQ का मान हमने रख दिया इस वाले समीकरण, ये समीकरण 1 है हमारा, इसमें हमने EQ का मान रख दिया, अपान क्या है हमारा VN लीटर यानी वॉल्यूम इन लीटर। अब देखिए ये जो है हमारा ऊपर आ जाएगा, ये क्या होगा हमारा ऊपर आ जाएगा। तो नॉर्मलता का जो फाइनल फार्मूला मिलेगा W इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर अपान M इंटू VL, MM इंटू VL। ये जो है हमें फाइनल फार्मूला किसका मिल गया,
ये जो है हमें फाइनल फार्मूला मिला है n का, यानी n बराबर क्या मिला हमारा, n बराबर फार्मूला जो मिल गया हमारा w इंटू n फैक्टर, w इंटू n फैक्टर w इंटू n फैक्टर, यानी यही फार्मूला मिल गया। थोड़ा जो है रेड वाला मार्कर जो है हमारा सही नहीं चला है, आज दिक्कत हो गया, कल मैंने जो है खुला छोड़ दिया था तो सूख गया मार्कर, दिक्कत कर रहा है चलने में। चलो अब ये जो हमें मिल गया नॉर्मलता का फाइनल फार्मूला, यानी नॉर्मलता का जो फाइनल फार्मूला क्या निकला है हमारा, ये निकला है। इसे आप विधिवत रूप से लिखेंगे। मैंने नॉर्मलता की परिभाषा को बताया था, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। इसे हम n से डिनोट करते हैं। मैंने आपको बताया नॉर्मलता जो है आपकी n बराबर तुल्यांकों की संख्या EQ, यानी तुल्यांकों की संख्या को हम लोग EQ से डिनोट करते हैं, और बटे है विलयन का आयतन, तो हमने n बराबर EQ अपॉन VA लिख दिया। यहाँ तक चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैंने बताया कि हमें तुल्यांकों की संख्या चाहिए थी, तो तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए तुल्यांकों की संख्या बराबर जो फार्मूला होता है, ये सभी फार्मूले आप लोग ध्यान रखेंगे, ये लिख लीजिए विधिवत रूप से, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहीं से फ्रेम किए जाते हैं, ध्यान रखें। अब देखें, तुल्यांकों की संख्या बराबर भार बटे तुल्यांकी भार मिल गया, भार बटे तुल्यांकी भार, और इधर दे रखा W/EM, यानी भार को हम W से डिनोट करते हैं और तुल्यांकी भार को हम EM से डिनोट करते हैं। यानी तुल्यांकों की संख्या हमें जब मिल पाएगी जब हमारे पास तुल्यांकी भार हो। तो हमने कहा तुल्यांकी भार कैसे निकालें, तो तुल्यांकी भार निकालने का एक सुंदर सा फार्मूला होता है। वो फार्मूला होता है आपका क्या, मैंने बताया था, वो फार्मूला आपका है तुल्यांकी भार बराबर होता है मोलर द्रव्यमान बटे n फैक्टर, मोलर द्रव्यमान बटे n फैक्टर। अब देखिए मोलर द्रव्यमान यानी mm अपान n फैक्टर, जो EM बराबर निकला mm अपान n फैक्टर। देखिए थोड़ा ध्यान से समझें, mm अपान n फैक्टर, अच्छा ये हमारा निकला है, ये तो मोलर मास निकला, ठीक है। यहाँ ये अलग है, इतना अलग है ऊपर, ठीक है, ध्यान रखें। अब हमें निकालना क्या था, तुल्यांकों की संख्या EQ बराबर, तो W/EM, EM का मान ये निकला है, ये वाला EM का मान हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया, तो इसे कैलकुलेशन करने के पश्चात तुल्यांकों की संख्या ये मिल गई हमें। तो यानी फाइनल फार्मूला तुल्यांकों की संख्या का ये है। अब हमें निकालना है नॉर्मलता, तो यही EQ का मान उठा करके हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया, तो नॉर्मलता और जो फाइनल फार्मूला हमें मिला W इंटू n फैक्टर मोलर द्रव्यमान इंटू आयतन, मोलर द्रव्यमान इंटू आयतन, आयतन क्या है वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। ये हमें क्या मिल गया, ये जो हमें मिला मोलरता, सॉरी नॉर्मलता, नॉर्मलिटी, इसे हम लोग कहते हैं नॉर्मलिटी यानी नॉर्मलता। और चीजें समझते हैं। अब हम समझते हैं पहले n फैक्टर निकालेंगे तो कैसे, भाई अब बात आती है, मैंने अभी बताया था n फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। तो n फैक्टर निकालने के कुछ तरीके मैं आपको बताऊंगा, और n फैक्टर का यदि आपको देखना है तो मैं आज इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और आप लोग उस वीडियो को जाकर देखें। फिर भी कुछ यहाँ पर कुछ चीज़ कोशिश करूँगा आपको समझ में आए। यदि आप लोग n फैक्टर समझे भी नहीं है तो भी मैं यही कोशिश करूँगा कि आपको यहीं से क्लियर हो जाए, आपको जाना ना पड़े। ये नहीं समझ में आ रहा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग एक वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी है, उसे जाकर अवश्य देखें, आपको n फैक्टर समझ में आएगा, ठीक है। आपको n फैक्टर बिल्कुल समझ में आने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि आप विधिवत रूप से हमारे चैनल को शुरुआत से देखें तो मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अब देखें, हमें ये निकालना क्या है, n फैक्टर, तो डालेंगे n फैक्टर ज्ञात करना, n फैक्टर ज्ञात करना। तो n फैक्टर ज्ञात कैसे किया जाता है, n फैक्टर ज्ञात करना, तो सबसे पहले अम्लों का n फैक्टर, यानी इन सभी के सूत्र अलग अलग होते हैं। अम्लों का n फैक्टर ज्ञात करना, यानी पहला फार्मूला है अम्लों का n फैक्टर ज्ञात करना, अम्लों का n फैक्टर ज्ञात करना,
यानी अम्लों का हम एन फैक्टर कैसे ज्ञात करेंगे। तो अम्लों का एन फैक्टर ज्ञात करने के लिए बता दें, किसी अम्ल द्वारा एच आयनों की संख्या, यानी किसी भी अम्ल की जो है एच आयनों, यानी किसी भी अम्ल में जो एच आयन होते हैं वही क्या होती है, वही जो होती है एन फैक्टर होती है। यानी किसी अम्ल में, यहाँ पर लिखें, किसी अम्ल में एच आयनों की संख्या, एच आयनों की संख्या, एच आयनों की संख्या ही क्या कहलाती है, एन फैक्टर कहलाती है, एन फैक्टर कहलाती है। मतलब कोई भी अम्ल ले लें और उसमें जो एच आयनों की संख्या होती है वही क्या कहलाती है, एच धनायनों की संख्या, वही क्या कहलाती है, एन फैक्टर कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं HCl, HCl को हमने ले लिया और जो है हमारा HCl जो टूटेगा किसमें, H पॉजिटिव में टूटेगा और एक Cl निगेटिव में टूटेगा। अब मैंने आपको बताया किसी भी अम्ल में H आयनों की संख्या ही क्या कहलाती है, एन फैक्टर। H आयन कितना है, 1, तो इसके एन फैक्टर होंगे, एन फैक्टर जो हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी एन फैक्टर कितना होगा हमारा 1। यानी अम्ल में यदि किसी भी अम्ल की बात की जाए तो उसमें H आयनों की संख्या ही क्या कहलाती है, हमारी एन फैक्टर कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम समझ लेते हैं H2SO4 को समझ लें, H2SO4 को समझें तो देखिए H2 यानी H2 हमारा टूटेगा किसमें, H, परंतु यहाँ पर 2 H हमारा हाइड्रोजन अणु तो रह नहीं सकता, तो इसे कर देंगे 2H का पॉजिटिव, और यहाँ पर SO4 पर क्या होता है, डबल निगेटिव होता है, डबल निगेटिव। तो इसमें H आयन कितने हैं, 1 तो है भाई, ये 2 हैं यहाँ पर, तो देखो, तो इसमें जो एन फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी, एन फैक्टर जो होगा हमारा कितना होगा, इसमें एन फैक्टर हो जाएगा हमारा 2, इसमें क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और समझ लेते हैं, HCO3, H2SO4, ये सभी चीज़ें इसमें जो है एन फैक्टर निकालना चाहें तो हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखें, यदि मान लेते हैं क्षार का निकालना पड़ जाए, किसी क्षार का, तो दूसरी हेडिंग में मान लेते हैं क्षार का एन फैक्टर ज्ञात करना, यानी क्षारों का एन फैक्टर कैसे ज्ञात करेंगे। यदि कहीं पर क्षार दे दी जाए तो उसका एन फैक्टर हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो मैंने बताया क्षारों का एन फैक्टर या क्षारों में लिखेंगे, क्षारों में OH आयनों की संख्या, इसमें H आयनों की और उसमें OH आयनों की संख्या, OH आयनों की संख्या, OH आयनों की संख्या, OH आयनों की संख्या ही उसकी, यानी उस अम्ल या उस OH आयनों की संख्या ही एन फैक्टर कहलाती है, सीधे एन फैक्टर कहलाती है। ये क्षार, यानी कहीं पर ये क्षार दे दी जाए, क्षार में जो OH आयनों की संख्या ही होती है वही क्या कहलाती है, हमारी एन फैक्टर कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर समझ लें, जैसे NaOH है, यदि इसे तोड़ेंगे तो Na पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव में टूटेगा, तो एन फैक्टर यानी OH आयनों की संख्या कितनी है, 1, तो एन फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी, एन फैक्टर की जो वैल्यू आएगी हमारी 1 आ जाएगी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। ये एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, हमारी 1 आ गई। जैसे मान लेते हैं यदि कहीं पर दे दिया जाए Al और OH का होल थ्राइस, अब इसमें OH आयनों की संख्या कितनी है, यानी 3 एल्युमिनियम हो जाएगा पॉजिटिव और OH क्या हो जाएगा हमारा निगेटिव, 3 टाइम हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा OH आयनों की संख्या जो निकली है 3 निकली है, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ से एन फैक्टर बराबर आ जाएगा हमारा 3। एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 3। यानी यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुई, क्षारों में एन फैक्टर जो होता है वो OH आयनों की संख्या होती है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग समझते हैं नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार कई चीज़ों के हम लोग एन फैक्टर निकालेंगे, लवणों के अलग निकालते हैं। लवणों में क्या, जैसे NaCl है, इसमें देख लेंगे किसी एक के, यानी Na का देख लेंगे या Cl का किसी एक का देख लेंगे, पॉजिटिव या निगेटिव, यानी आयनों की संख्या। लवणों में आयनों की संख्या ही क्या कहलाती है, एन फैक्टर, किसी एक, ठीक है, ध्यान रखें। अब देखें मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध।
मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध क्या है। मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध बहुत सिंपल सा है, और इन सभी चीज़ों को समझिए ध्यान से, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आप विधिवत रूप से समझेंगे तो आपको बिल्कुल मजा आएगा पढ़ने में, और एक एक चीज़ क्लियर होगी यदि आप समझते हैं ध्यान से तो। और मैं प्रत्येक दिन कहता हूँ, यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो आप अभी एक वीडियो इसकी अपलोड है, उस वीडियो को देख करके आइएगा, आपको ये वीडियो ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगी। यदि आप पिछली वीडियो नहीं देखे हो तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आने वाली, ध्यान रखें। क्योंकि कुछ चीज़ इसमें जो पढ़ने वाले हैं, अब जो पढ़ेंगे, क्योंकि नॉर्मलता अभी तो जो हमारा था नॉर्मलता वो एकदम अलग टॉपिक था, परंतु अब हम इसमें संबंध पढ़ेंगे नॉर्मलता और मोलरता में, तो उसमें मोलरता आपको आना बहुत जरूरी है, मोलरता आना बहुत जरूरी है। तो नॉर्मलता और मोलरता में संबंध निकालते हैं तो क्या होता है, देखें नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। हेडिंग डालेंगे नॉर्मलता, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। नॉर्मलता और मोलरता में संबंध होता है क्या, यानी क्या होता है ये भी कह सकते हैं। तो क्या संबंध है नॉर्मलता और मोलरता में, इसको हम लोग विधिवत। तो देखें नॉर्मलता बराबर मैंने बताया मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर मोलरता यानी इसे डिनोट करते हैं यम से, मोलरता को हम लोग डिनोट करते हैं यम से, और मोलरता बराबर होता है भार बटे मोलर द्रव्यमान यानी यम यम इंटू आयतन। ये होता है हमारा मोलरता बराबर। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। और अभी मैंने नॉर्मलता का जो फार्मूला निकाला है वो बहुत सुंदर सा फार्मूला, यानी नॉर्मलता बराबर क्या निकला था, नॉर्मलता बराबर जो हमारा निकला है, नॉर्मलता बराबर यानी नॉर्मलता एन बराबर जो निकला है हमारा, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, वो निकला है हमारा W इंटू एन फैक्टर अपान में क्या निकला है, अपान निकला है मोलर द्रव्यमान इंटू VL। अभी आपने यदि नॉर्मलता का सूत्र विधिवत रूप से समझिएगा तभी आपको ये समझ में आने वाला है, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आने वाला है। अब देखें इसे, यदि मैं इसी नॉर्मलता को थोड़ा सा चेंज करके W इंटू यम इंटू VL और यहाँ पर लिख दूं N फैक्टर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यानी W इंटू यम इंटू VL, ये हो जाएगा हमारा नॉर्मलता। तो अब देखें ये जो है ये क्या है, इसे समीकरण 2 मान लिया। अब ये समीकरण 1 से इसका मान रखने पर, समीकरण यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से W अपान यम इंटू VL बराबर M रखने पर यानी इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, M। ये देखो ये किसका फार्मूला है, ये जो हमारा फार्मूला बन रहा है वो मोलरता का बन रहा है। ये जो फार्मूला बना है ये हमारा फार्मूला है किसका, मोलरता का। तो यानी N बराबर जो यहाँ से निकला, हमारा M इंटू N फैक्टर, M इंटू N फैक्टर, यानी ये जो है हमारा क्या निकला है, फार्मूला निकला। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी नॉर्मलता और मोलरता में जो संबंध निकल कर आता है, नॉर्मलता बराबर आता क्या है हमारा, नॉर्मलता बराबर आया है मोलरता गुणे N फैक्टर। ये किसका मान है, ये जो मान है हमारा नॉर्मलता का। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी EQ बराबर, अच्छा यहाँ से और कुछ चीज़ें लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, N फैक्टर तो हमें मिल गया, N फैक्टर, और ये जो है हमारा क्या है, और इसे कुछ चेंजिंग यदि करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, नॉर्मलता अभी मैंने क्या लिखा था, नॉर्मलता देखो
नॉर्मलता n बराबर मैंने क्या बताया था अभी आपको, ई क्यू अपान वी एल बताया था, और थोड़ा इसे आगे बढ़ाना चाहें तो, और बराबर क्या था मोलरता को, मोलरता यानी मोलरता मैंने बताया था n अपान वी एल होता है मोलों की संख्या एकांक बिलियन में, यानी 1 लीटर बिलियन में मोलों की संख्या ये क्या कहलाती, मोलरता कहलाती, इनटू क्या था n फैक्टर था, n फैक्टर था। ठीक है, वीएल से वीएल कट जाएगा, वीएल से वीएल कट गया तो ई क्यू बराबर क्या आ गया n इंटू एन फैक्टर। मतलब यहाँ से एक फार्मूला सुंदर सा निकल कर के आया, क्या एक फार्मूला जो यहाँ से निकला वो हमारा बहुत सा सुंदर फार्मूला है, बहुत सा नहीं बहुत सुंदर है। वो क्या है, तुल्यांकों की संख्या यदि निकालनी पड़ जाए तो यदि हमें मोलों की संख्या दे दे और एन फैक्टर दे दे तो हम तुल्यांकों की संख्या आराम से निकाल सकते हैं। तो मतलब तुल्यांकों की संख्या का जो फार्मूला यहाँ से निकल के आया मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तुल्यांकों की संख्या बराबर, तुल्यांकों की संख्या बराबर जो फार्मूला निकला है हमारा, तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या फार्मूला निकला है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या गुणे एन फैक्टर। ये क्या निकला है हमारा, ये जो है निकल करके आई है वैल्यू जो किसकी आई है हमारी निकल करके, ये वैल्यू आई है तुल्यांकों की संख्या की। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये हमें इस फार्मूले से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बहुत सी चीजें निकाल सकते हैं, जैसे तुल्यांकों की संख्या, मोलों की संख्या, यदि मान लेते हैं तुल्यांकों की संख्या दे दे और एन फैक्टर दे दे तो मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। यदि एन फैक्टर निकालना पड़ जाए, तुल्यांकों की संख्या दे रखी, मोलों की संख्या को क्या करें भाग दे दें तो एन फैक्टर भी निकल आएगा। जैसे समझ लेते हैं यहाँ पर तुल्यांकों की संख्या, अभी एक आंकिक क्वेश्चन पर लगाते हैं, उसके क्या समझाते हैं आपको। यहाँ पर मैं आंकिक क्वेश्चन लगवाऊंगा, सभी के आंकिक क्वेश्चन, दिक्कत किसी भी बात की नहीं है। और आप लोग इसको विधिवत रूप से मैं प्रत्येक बार कहता हूँ, थोड़ा लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, मैं आपके लिए जान रख सकता हूँ, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार। आप जो है जितना लाइक करोगे मैं उतना ही मोटिवेट होता हूँ और मैं और अच्छा उस पर कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूँ। यदि आप लोग उसे लाइक नहीं करते तो मैं कहता हूँ चलो इसको छोड़ो, इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मैं इसे छोड़ता हूँ। परंतु आप लाइक करते हैं तो एकदम एनर्जी मिलती है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, फिर तैयार कर देता हूँ आपके लिए। अब ये हमारा जो निकला है नॉर्मलता का फार्मूला, अब इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है एक डेका मोलर विलियन या एक डेका मोलर विलियन, क्वेश्चन हमारा दे रखा है। क्वेश्चन को लिखें, एक डेका मोलर, एक डेका मोलर विलियन, जो विलियन है किसका किसका है, वो H2SO4 का है और H2O का है, यानी H2SO4 का जलीय विलियन है, का है। इसकी नॉर्मलता एवं सामर्थ्य बताइए, सामर्थ्य बताइए, ये क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ से थोड़ी चीज समझनी है, कुछ चीजें यहाँ से एकदम दिमाग में बसा लेनी है। देखो ये जो दे रखा है एक डेका मोल यानी समझे 10 ग्राम पर 1 मोल, यानी एक डेका मोल का मतलब है कि आपने क्या किया, 100 ग्राम चीनी लिया, 10 ग्राम मान लेते पानी लिया, आपने कितना 10 ग्राम पानी लिया और उसमें 1 ग्राम चीनी डाल दी, 1 ग्राम क्या हुई चीनी डाल दी, तो मतलब ये क्या हो गई, ये हुई हमारी मोलरता। ये क्या हो गई भैया, हमारी मोलरता हुई, यानी 1/10, यानी जो बिलियन की मोलरता दे रखी है, यानी 1 डेका मोलर बराबर जो दे होता है 1/10, 1 डेका मोलर। ये क्या दे रखी है, मोलरता दे रखी है, ये मोलरता दे रखी है, तो 1/10 मोलरता, ये क्या आ गई हमारी, ये जो है मोलरता आ गई, एम बराबर मोलरता।
ये क्या निकल के आ गई भैया, मोलरता, मोलरता, ये हमारी क्या आई है निकल के, मोलरता आई है। अब सबसे पहले हमें निकालना क्या है, नॉर्मलता। तो नॉर्मलता बराबर फार्मूला क्या होता है, मैंने अभी बताया था, नॉर्मलता बराबर फार्मूला होता है भैया मोलरता, मोलरता गुणे एन फैक्टर होता है, एन फैक्टर होता है। अब यहाँ से हमें एन फैक्टर निकालने हैं H2SO4 के। तो देखिए H2SO4 के हमें एन फैक्टर निकालने हैं। तो देखिए H आयन यानी 2 H आयन बन रहे हैं और प्लस SO4 बन रहा है, ठीक है, डबल निगेटिव, ठीक है, डबल निगेटिव। अब यहाँ से H आयनों की संख्या कितनी है, 2, H आयनों की संख्या कितनी है, 2, यानी एन फैक्टर जो आ गया हमारा, एन फैक्टर की जो वैल्यू आई 2 आ गई। एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आई हमारी, यहाँ से जो एन फैक्टर की वैल्यू निकली है वो हमारी 2 निकली है। तो यानी नॉर्मलता एन बराबर आएगा मोलरता 1/10 दे रखा है, इंटू एन फैक्टर कितना है 2, 2 एकन 2, 2 पंचे 10, यानी नॉर्मलता जो आ गई हमारी कितनी आ गई, नॉर्मलता जो आई है 1/5, 1/5, यानी इसी को हम लिखना चाहें तो ये कार्य कर सकते हैं। नॉर्मलता जो आई है तुल्यांक प्रति इतनी, इसको मान लेते हैं, इसको भाग दें तो 0.2 तुल्यांक प्रति लीटर, ये जो आएगा हमारा तुल्यांक प्रति लीटर। इतने क्यों, क्योंकि नॉर्मलता का यहाँ से यदि मात्रक, एक हेडिंग डालने, नॉर्मलता का मात्रक, नॉर्मलता का मात्रक लिख लें थोड़ा नीचे, ये तो अंक की क्वेश्चन ही है, उसी में लिख लीजिएगा। n बराबर मैंने बताया था EQ/VL। तो EQ क्या है, तुल्यांकों की संख्या, यानी तुल्यांक है, तुल्यांक और संख्या, और ये क्या है लीटर, यानी तुल्यांक प्रति लीटर। इसका जो मात्रक आएगा हमारा तुल्यांक प्रति लीटर, इसीलिए मैंने यहाँ पर नॉर्मलता को लिखा 0.2 तुल्यांक प्रति लीटर, प्रति लीटर। ये जो आया है हमारा क्या, 0 तुल्यांक प्रति लीटर। अब मान लेते हैं सामर्थ्य पूछा है, ये चीज इसके बाद इसने पूछा है सामर्थ्य। तो सामर्थ्य बराबर हमें निकालनी है, मैं इसे थोड़ा रफ कर देता हूँ, इसको मैं रफ करता हूँ, सामर्थ्य को निकालते हैं। सामर्थ्य कैसे निकालेंगे, सामर्थ्य, तो मैंने सामर्थ्य के लिए एक फार्मूला बताया था, सामर्थ्य बराबर होता है मोलरता गुणे मोलर द्रव्यमान, मोलरता गुणे मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान बराबर होता है क्या, मोलर द्रव्यमान होता है किसके भैया बराबर, सामर्थ्य के बराबर, सामर्थ्य। इससे डिनोट करते हैं यस से। अब देखिए मोलरता जो हमारी 1/10 दे ही रखी थी, और इसका मोलर द्रव्यमान, तो मोलर द्रव्यमान किसका लिखेंगे, H2SO4 का। तो H2SO4 का मोलर द्रव्यमान निकालते हैं, तो 2, और हाइड्रोजन का कितना होता है, मोलर द्रव्यमान 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु भार वही होता है मोलर द्रव्यमान, हाइड्रोजन का परमाणु भार जो किसी भी परमाणु का जो परमाणु भार होता है वही कहलाता है मोलर द्रव्यमान। तो इसका 1 हो जाएगा, और एस जो होता है पस कलर, पस कलर, तो मतलब ये क्लोरीन का 17 होता है ना, हा ही ली बे बक ना आफनी ना मांग आलसी पस कलर, पस PS कलर यानी Cl। तो क्लोरीन का 17, इसका 16 होता है, तो इसका जो दुगुना हो जाएगा, परमाणु क्रमांक कितना होता है 16, तो परमाणु भार हो जाएगा 32, इसका हो जाएगा, परमाणु भार कितना हो जाएगा 32। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, और जो हो जाएगा हमारा परमाणु भार हो जाएगा 16 गुणे 4, तो 2 एकन 2 प्लस का 32 हो जाएगा, और 16 चक्कू 64 हो जाएगा, 16 चक्कू 64। तो यहाँ से 34 प्लस का 64, तो टोटल निकल के आ जाएगा मोलर द्रव्यमान कितना, 98, कितना है भैया 98 आया है। अब देखें ये जो है मोलर द्रव्यमान निकल करके आ गया, तो यहाँ पर मोलर द्रव्यमान से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो सामर्थ्य जो आएगी 9/98 बराबर यस, तो यस बराबर आ जाएगा 9.8, और ये सामर्थ्य का मात्रक होता है ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर, ये होता है सामर्थ्य का मात्रक। ये सामर्थ्य हुई। अब हमें समझना है फार्मलता क्या होती है, और फार्मलता को विधिवत रूप से समझेंगे। ये पॉइंट आप इस बार को नोट कीजिए और नोट्स बनाते रहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ नोट्स को बनाना ना भूलें। यदि आप नोट्स बना लेंगे तो बहुत आगे काम देने वाला है, भविष्य में आपको बहुत सी चीज़ें इससे मिलने वाली है। अब फार्मलता को समझते हैं हम लोग, फार्मलता क्या होती है। फार्मलता है तो क्या है,
फार्मलता क्या है? तो फार्मलता इसमें क्या होता है, 1 लीटर, जैसे उसमें क्या था तुल्यांकों की संख्या, तो इसमें फार्मूलों की संख्या। 1 लीटर विलयन में उपस्थित फार्मूलों की संख्या ही क्या कहलाती है, फार्मलता। तो ये लिखेंगे 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित फार्मूलों की संख्या, 1 लीटर विलयन में उपस्थित फार्मूलों की संख्या, 1 लीटर विलयन में उपस्थित फार्मूलों की संख्या ही क्या कहलाती है, फार्मलता कहलाती है। फार्मलता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित फार्मूलों की संख्या ही क्या कहलाती है, फार्मलता। तो मतलब इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से, इसे कैपिटल एफ यानी कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे जो प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल एफ से, तो कैपिटल एफ बराबर आता है फार्मूलों की संख्या, फार्मूलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। तो फार्मूलों की संख्या यानी एफ बराबर जो आएगा एफ एम यानी फार्मूलों की संख्या बटे विलयन का आयतन वी इन लीटर, यानी विलयन का आयतन इन लीटर। अब देखें, हमें यदि फार्मूलों की संख्या निकालनी पड़ जाए तो फार्मूलों की संख्या बराबर होती क्या है, फार्मूल की संख्या बराबर, फार्मूल संख्या बराबर होता है फार्मूला भार बटे फार्मल द्रव्यमान, भार बटे फार्मल द्रव्यमान, भार बटे फार्मल द्रव्यमान। अब देखें, अब ये फार्मल द्रव्यमान क्या है, इसको थोड़ा विधिवत रूप से समझे। फार्मल द्रव्यमान है तो क्या है, देखें। ओम राम। जैसे हम मान लेते हैं हमारा H2SO4 है H2SO4 है। अब मैंने क्या किया, इसे जब जल में घोल दिया, ठीक है। जब मैंने इसे जल में घोल दिया तो क्या होता है, ये वाला H2 इसके साथ चला जाता है और ये वाला H2O, यानी इसे में घोलते हैं, गर्म करते हैं, गर्म कर लेते हैं, घोलने से नहीं समझ में, गर्म करते हैं। मान लेते हैं या जली, चलो जली विलयन ही समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके जो है जब मैंने घोला, इसे जब मैंने जल में घोल दिया, तो जैसे आप नमक को जल में घोलते हो तो क्या होता है, नमक अपने टुकड़ों में टूटता है। पहले क्या होता है, मतलब आपको दिखाई नहीं पड़ता है, उगलता है, तो उसके परमाणु अलग अलग होते रहते हैं। तो इसी प्रकार H2SO4 के भी कई परमाणु क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। H2SO4 और H2SO4 यानी दो अलग अलग हो गए। अब होता क्या है भाई, इसका भी फार्मल द्रव्य, इसका भी मोलर द्रव्यमान उतना ही है और इसका भी मोलर द्रव्यमान उतना ही है, ध्यान रखें। तो इसमें क्या होता है, ये वाला H2 इसके साथ जुड़ जाता है और ये वाला H2 इसके साथ जुड़ जाता है, तो मतलब H2SO4 टोटल बन जाता है 2H2SO4, 2H2SO4। तो मतलब पहले मान लेते हैं इसका था 98 और अब हो जाएगा भाई, इसका मोलर द्रव्यमान कितना था, 98 था, ये था 98। अब इसका हो गया 2 × 98। कब, जब हमने जल में घोला तो ये क्या होता है, अपने कणों में, अपने आयनों में टूट जाता है, अपने आयनों में टूट जाता है। और प्रत्येक का ध्यान रखें, जल में घोल रहे हैं, ध्यान रखें, ये भी ध्यान रखें, जल में हमने घोला है, इसीलिए तो जल में घोला है तो ये अपने आयनों में, अपने कणों में टूटता है। और कणों में टूटने के पश्चात प्रत्येक कण का मोलर द्रव्यमान वही होता है अधिकतर। तो इसमें होता क्या है, वही मोलर द्रव्यमान का जब विलयन में घोलते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ जाता है, उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब हम लोग तो ऐसे तौल लेंगे तराजू से 98 ग्राम का जो भी निकले हमारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। परंतु बात आएगी जब इसे प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाएगा तो इसे घोल करके हम क्या करते हैं, इसे निकालते हैं, तो जो ये द्रव्यमान निकलता है उसे कहते हैं फार्मल द्रव्यमान। क्या कहते हैं भैया, फार्मल द्रव्यमान। तो फार्मल द्रव्यमान को ही हम कहते हैं प्रयोगात्मक द्रव्यमान।
यानी प्रयोगात्मक द्रव्यमान यानी मास ऑफ ऑब्जर्वेटिव मास। तो फार्मल द्रव्यमान मैंने आपको बताया, यानी जब किसी भी परमाणु को या किसी भी यौगिक को जब हम जल में घोलते हैं तो वह यौगिक अपने कणों में, अपने आयनों में टूट करके अपने वजन का या अपने द्रव्यमान का ठीक 2 गुना हो जाता है, और वही उसका जो द्रव्यमान कहलाता है फार्मल द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, फार्मल द्रव्यमान कहलाता है। तो भैया फार्मल द्रव्यमान, तो फार्मूलों की संख्या बराबर हो जाता है भार बटे फार्मल द्रव्यमान। फार्मल द्रव्यमान यानी भार बटे फार्मल द्रव्यमान, यानी कहें तो W यानी फार्मल मास। फार्मल मास यानी W जो फार्मल यानी Fm बराबर आया, फार्मूलों की संख्या और क्या फार्मूला आया हमारा, ये आया। यहाँ तक ये चीज़ मैंने ओरल में बताई है, ध्यान रखें, इसको विधिवत रूप से समझें। अब देखें, हमें यही Fm का मान हम इसमें यदि वैल्यू पुट कर दें तो हमारा फाइनल जो फार्मूला मिलने वाला है वो हमारा क्या मिलने वाला है, थोड़ा समझें प्रेम से इसे। तो देखें F बराबर जो निकला है, Fm का मान दे रखा है W अपान है फार्मल मास अपान क्या है VL, और ये VL क्या होगा हमारा ऊपर आ जाएगा। तो देखिए F बराबर W इंटू फार्मल मास इंटू VL। तो W यानी F बराबर हमारा क्या निकला है W बटे फार्मल इंटू जो है VL यानी VL। अच्छा, इसी को फार्मल द्रव्यमान को ही जो है ऑब्जर्वेटिव मास MOB यानी ऑब्जर्वेटिव मास, MOB मतलब ऑब्जर्वेटिव मास इंटू VL। ये जो है हमारा निकला है फार्मलता का फाइनल जो फार्मूला निकला है, ये निकला है फार्मलता का जो है फाइनल फार्मूला हमारा, ये निकल करके आ गया। आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको नमस्कार। और मैं आपसे प्रत्येक दिन कहता हूँ, प्रत्येक वीडियो में कहता हूँ, थोड़ी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हमारे चैनल को लाइक करें। यदि आप लाइक करते हैं तो मुझे एक ताकत सी मिलती है, मैं आपके लिए फिर तैयार होता हूँ और कुछ नया कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, थैंक यू।